फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7 सोशल साइंस एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का चैप्टर द गुप्ता एरा। ये फ्रेंड्स वो एरा है जिसे गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी रेफर करा जाता है, क्योंकि इस टाइम पर हर फील्ड में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई, एडवांसमेंट हुई। और इसी पर बेस्ड है हमारे इस चैप्टर की टैगलाइन, एन एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भारत के करीबन 300 साल के इतिहास के बारे में। हम देखेंगे कि कैसे जो गुप्ता एम्पायर था वो इतना विशाल हुआ। जो गुप्ता रूलर्स जो सिर्फ एक रीजनल रूलर्स थे, वो उन्होंने क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई, जिसकी वजह से उन्होंने अपना इतना विशाल एम्पायर खड़ा कर लिया था। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आइए देखते हैं कि आज इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम गुप्ता एरा के एक्सपेंशन के बारे में समझेंगे, उस टाइम पर कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था ये देखेंगे। फिर हम उस टाइम के ट्रेड एंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में। एंड देन वी विल सी गुप्ता एम्पायर ऑन मैप। फिर हम गुप्ता एरा के जो मेजर रूलर्स थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त सेकंड, इनके बारे में पढ़ेंगे। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी गुप्ता आर्ट। Then we will learn what were the reasons for the decline of Guptas. And last topic will be meanwhile in the south and northeast India. तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, गुप्ता एरा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम गुप्ता एरा का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन हिस्ट्री में और आगे जा रहे हैं और हम बात कर रहे हैं गुप्ता एरा की, जिसका समय रहा 3rd सेंचुरी सी से 6th सेंचुरी सी तक। तो लगभग 300 साल तक गुप्ता एरा चला। तो फ्रेंड्स, ये जो एरा था, इसमें इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई इन आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड गवर्नेंस। और इसीलिए इस एरा को गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके बारे में फ्रेंड्स अभी हम थोड़ी देर में आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम आ जाते हैं 3rd सेंचुरी सी पर। बाय 3rd सेंचुरी सीई, कुषाण एम्पायर इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया वीकेंड, अलाउइंग न्यू किंगडम्स टू फॉर्म। तो देखिए, 3rd सेंचुरी सी तक जो कुषाण एम्पायर था, जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फैला हुआ था, वो उसका अब डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। अब वो उसकी जो ग्रिप थी वो लूज होनी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से न्यू किंगडम्स इमर्ज होने और बनने शुरू हो गए थे। Gupta dynasty emerged as regional rulers and grew into powerful empire. और उन नए किंगडम्स में से एक था गुप्ता डायनेस्टी, जो वैसे तो रीजनल रूलर्स थे, यानी कि वो एक छोटे से इलाके पर रूल करते थे, बट धीरे धीरे दे ग्रू इनटू पावरफुल एम्पायर। वो एक पावरफुल एम्पायर के रूप में उभरे। और वो कौन सा एम्पायर था? यस, गुप्ता एम्पायर। और इस एम्पायर के मेजर रूलर्स थे चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। तो ये इस एम्पायर के मेजर रूलर्स थे। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर चंद्रगुप्त सेकंड लिखा गया है। चंद्रगुप्त सेकंड इनको इसलिए कहते थे क्योंकि इनके ग्रैंडफादर का नाम था चंद्रगुप्त। तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए इनको चंद्रगुप्त सेकंड कहते थे। Gupta kings used grand titles like Maharaja Adhiraj, Samrat and Chakravarti to show their supreme power. और ये जो गुप्ता किंग्स थे, ये अपने नाम के आगे ग्रैंड टाइटल्स यानी बड़े बड़े टाइटल्स यूज करते थे, जैसे कि महाराजा अधिराज यानी किंग ऑफ ग्रेट किंग्स, राजाओं के राजा महाराजा अधिराज, उसका ये मतलब होता था। इसी तरह से वो यूज करते थे सम्राट या चक्रवर्ती सम्राट। ऐसे ऐसे ग्रैंड टाइटल्स यूज करते थे अपनी सुप्रीम पावर, यूनिवर्सल पावर शो करने के लिए। जो ये फ्रेंड्स ऐसे टाइटल्स थे जो अभी तक पहले यूज नहीं होते थे। पहले के राजा अपने आप को राजन, राजा इस तरह से बुलवाते थे, पर ये जो गुप्ता किंग्स थे, इन्होंने ऐसे ग्रैंड टाइटल्स यूज करना स्टार्ट किया। और फ्रेंड्स, गुप्ता एम्पायर की कैपिटल थी पाटलिपुत्र, जो प्रेजेंट एज में पटना कहते हैं जिसे। और उस टाइम पर जो रिलीजन, मेन रिलीजन था हिंदू। जो भी जितने भी किंग्स थे, ये सभी हिंदू थे। बट दे ऑल्सो पेट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बट उन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी काफी बढ़ावा दिया। और इकोनॉमी की अगर हम बात करें, तो गुप्ता एम्पायर वाज वेरी प्रॉस्परस।
supported by strong trade, agriculture, mining and currency of gold and silver coins. फ्रेंड्स काफी प्रॉस्परस इकोनॉमी थी गुप्ता एम्पायर की। और उसका रीजन क्या था? क्योंकि उस टाइम पर जो ट्रेड था, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। और उस टाइम पर गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स यूज करे जाते थे एज करेंसी। तो इससे हमें पता चलता है बहुत ज्यादा प्रॉस्परस एम्पायर था। तो अगर फ्रेंड्स हम गुप्ता एरा के टाइम में जाएं तो हमें कुछ ऐसा सीन दिखाई देगा। देखिए सामने एक बहुत आलीशान ऐसे महल बने हुए हैं। उसके नीचे ये हाट यानी बाजार लगा हुआ है जहां पर जो लोग हैं वो सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। कोई सब्जी बेच रहा है तो कहीं मूर्तिकार सुंदर मूर्तियां बना रहा है। तो सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, काफी शांति है और सभी जो पूरा राज्य है ये काफी प्रॉस्पर हो रहा है। Gupta period is referred to as Golden Age of India due to significant advancements across various fields. अभी मैंने आपको बताया था कि गुप्ता एरा को गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो अब हम समझते हैं कि उसे गोल्डन एज ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारी फील्ड्स में इस टाइम पर बहुत सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट हुई, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई लगभग सभी फील्ड्स में। जैसे कि अगर हम लिटरेचर की बात करें तो उसमें संस्कृत जो है वो बहुत फूली फली, इट फ्लरिश्ड। और आपने सुना ही होगा जो महान कवि थे कालिदास वो इसी एरा में हुए। और उन्होंने जो फेमस संस्कृत प्ले था शकुंतला वो भी इसी एरा में ही लिखा था। इसी तरह अगर हम साइंस और मैथ्स की बात करें तो जो आर्यभट्ट थे वो इसी युग में हुए और उन्होंने जीरो और पाई की जो आविष्कार किया था, जो खोज करी थी, वो इसी युग में करी थी। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट फील्ड एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो जो ये खोज थी कि भाई जो हमारी अर्थ पृथ्वी है वो राउंड है और वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, ये सारी चीजों का पता, ये जो सारी थ्योरी थी, ये गुप्ता पीरियड के दौरान ही हुई। सिमिलरली आयुर्वेद की फील्ड में फ्रेंड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल बुक है चरक संहिता, वो इसी युग में लिखी गई थी। इसी तरह से फ्रेंड्स जो फेमस सुश्रुत संहिता थी वो भी इसी युग में लिखी गई थी। तो देखिए कितनी ज्यादा प्रोग्रेस हो रही थी हर एक फील्ड में। इसी तरह से अगर हम मेटलर्जी की बात करें तो कुतुब मीनार, जो दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसके कंपाउंड में एक आयरन पिलर है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये पिक्चर भी लगाई है। तो फ्रेंड्स ये रस्ट प्रूफ है। आपको पता ही है कि लोहे में कितनी जल्दी जंग लगता है। पर देखिए ये 1600 साल पुराना ये आयरन पिलर, ये रस्ट प्रूफ है, इसमें आज भी जंग नहीं लगा है। जिससे हमें पता चलता है कि भाई गुप्ता एरा की जो मेटोलॉजी स्किल्स थी वो कितनी ज्यादा एडवांस थी। इसी वजह से गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि हर एक फील्ड में बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हुई थी। अब हम बात करते हैं गुप्ता एरा में जो एक्सपेंशन हुआ, यानी कि जो गुप्ता एम्पायर था वो कैसे इतना विशाल हुआ। Gupta kings strengthened their control through military campaigns, diplomacy and marriage alliance. तो फ्रेंड्स इसके तीन मेन रीजंस रहे। पहला था मिलिट्री कैंपेन्स, यानी कि उन्होंने अपनी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग कर ली थी कि वो युद्ध करके दूसरे किंगडम्स को अपने अंडर कर लेते थे। दूसरा रीजन था डिप्लोमेसी, यानी संधि करना। वो सामने वाले पर इतना दबाव डाल देते थे कि वो संधि कर लेता था उनसे और उन्हें वो अपना ट्रिब्यूटरी किंगडम बना लेते थे। और तीसरा था मैरिज अलायंस, यानी कि वो सामने वालों की जो प्रिंसेस थी, दूसरे किंगडम्स की जो प्रिंसेस थी, उनसे शादी कर लेते थे। तो ये तीन मेन रीजंस रहे गुप्ता एम्पायर के एक्सपेंशन के। Now next is administration in Gupta era. Guptas had a well organized administration system dividing the empire into provinces which were governed by local leader appointed by the king, and then these provinces were further divided into districts. अब फ्रेंड्स जो गुप्ता एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो बहुत ही एफिशिएंट और वेल ऑर्गेनाइज था। कैसे? क्योंकि जो गुप्ता रूलर्स थे वो पूरे एम्पायर पर डायरेक्टली रूल नहीं करते थे। वो उन्होंने एम्पायर को बांट दिया था प्रोविंसेस में और हर एक प्रोविंस पर अपॉइंट कर दिया था एक लोकल लीडर।
और यहाँ तक उन्होंने उन प्रोविंसेस को भी फिर फर्दर बांट दिया था डिस्ट्रिक्ट्स में, और उन डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर भी अपॉइंट कर दिया था लोकल लीडर्स। तो इस तरह से क्या होता था कि ये जो लोकल लीडर्स थे, ये गवर्न करते थे इन प्रोविंसेस को और डिस्ट्रिक्ट्स को। एंड द गुप्तास दे मैनेज द एम्पायर एफिशिएंटली। और इस तरह से जो गुप्ता रूलर्स थे वो एम्पायर को अच्छे से मैनेज कर पाते थे। नाउ लेट्स नो अबाउट द ट्रेड एंड रेवेन्यू ऑफ गुप्ता एम्पायर। In Gupta era, India traded with Mediterranean world, Southeast Asia and China, exporting textiles, spices, ivory and gemstones. तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि गुप्ता एरा में जो ट्रेड था वो बहुत बढ़िया था और वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। और वो अपना जो इंटरनल ट्रेड करते थे वो तो बहुत अच्छा था ही, उसके साथ साथ वो दूसरी कंट्रीज से भी बहुत ट्रेड करा करते थे। जैसे कि वो मेडिटेरियन कंट्रीज से ट्रेड करते थे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से ट्रेड करते थे और चाइना से भी ट्रेडिंग करते थे। और वो क्या क्या चीजें ट्रेडिंग करते थे, वो एक्सपोर्ट करते थे टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस और महंगी महंगी चीजें भी एक्सपोर्ट करते थे, जैसे कि आइवरी एंड जेमस्टोन्स। अब रेवेन्यू की बात करें, सो गुप्तास मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू वाज लैंड टैक्स। सो फ्रेंड्स देखिए, एग्रीकल्चर वाज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो उस टाइम पर जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था वो था लैंड टैक्स, यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था उस पर टैक्स लगता था। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 1/6 शेयर राजा को जाता था एज लैंड टैक्स। और इसके अलावा और भी टैक्सेस होते थे, जैसे कि इरिगेशन टैक्स था। इरिगेशन टैक्स का मतलब है कि उस टाइम पर उन्होंने एक बहुत एफिशिएंट इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था। तो अगर फार्मर्स उस वाटर सिस्टम को यूज करते थे तो उसकी मेंटेनेंस के लिए उनसे इरिगेशन टैक्स लिया जाता था। और फ्रेंड्स देखिए, टैक्सेस को मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है शुल्क। उस टाइम पर टैक्सेस को शुल्क कहते थे, अब हम क्या कहते हैं, उसको टैक्स कहते हैं, राइट। और इसके अलावा ट्रेड टैक्स, क्राफ्ट टैक्स ये भी होते थे। तो देखिए, अभी मैंने ऊपर आपको समझाया था कि गुप्ता एम्पायर में जो ट्रेड था वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तो जितना ज्यादा ट्रेड होगा उतना ज्यादा रूलर्स को, किंग्स को रेवेन्यू मिलेगा एज टैक्स, राइट। क्यों? तो इसलिए जो रूलर्स थे वो ट्रेड को बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत बढ़ावा देते थे। देखिए कितना ये इंटरकनेक्टेड है कि भाई जितना ज्यादा ट्रेड होगा उतना ज्यादा किंग को रेवेन्यू आएगा, और जब किंग को ज्यादा रेवेन्यू आएगा वो उसी हिसाब से और ज्यादा ट्रेड को सपोर्ट कर पाएगा, अपने आर्टिस्ट को, जो क्राफ्ट्समैन से उनको सपोर्ट कर पाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएगा और अपनी आर्मी को भी अच्छे से सपोर्ट कर पाएगा। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स इंटरकनेक्टेड होती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज टैक्सेस अनदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू वाज फाइन्स, यानी कि अगर किसी से कोई ऑफेंस हो जाता है तो उस पर उसको फाइन भरना होता था। तो ये सारे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हुआ करते थे गुप्ता रूलर्स के। नाउ फ्रेंड्स, इफ वी टॉक अबाउट स्कूल्स ऑफ थॉट, तो उस टाइम पर जो गुप्ता रूलर्स थे दे वर डिवाउट फॉलोअर्स ऑफ विष्णु, यानी कि वो विष्णु भगवान के बहुत ही ज्यादा रिलीजियस फॉलोअर्स थे। और ये चीज उनके कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस में अच्छे से देखी जा सकती है, क्योंकि उनके कॉइन्स पर एक तरफ विष्णु भगवान की ऐसे फोटो छपती थी, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। बट वो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि उन्होंने दूसरे स्कूल्स ऑफ थॉट को प्रमोट नहीं करा अगर वो हिंदूज थे। डेफिनेटली दे आल्सो सपोर्टेड अदर स्कूल्स ऑफ थॉट। और इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है दैट दे फंडेड बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस लाइक नालंदा यूनिवर्सिटी। उस टाइम पर फ्रेंड्स जो ये फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी है वो उस युग में गुप्ता के एम्पायर के एरा में ही बनी थी। एंड दे आल्सो फंडेड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी बनवाई। Gupta era was the period of peace and stability which added to its notable achievements in various fields. अब गुप्ता एरा जो था फ्रेंड्स उसमें बहुत ज्यादा शांति थी और स्टेबिलिटी थी। देखिए क्यों? क्योंकि जो उनकी आर्मी थी वो बहुत स्ट्रांग थी, तो कोई गुप्ता किंगडम पर ऐसे अटैक नहीं करता था, तो इसलिए वहां पे बहुत शांति और स्टेबिलिटी थी। और इसका फायदा ये हुआ कि बहुत से लोगों ने अपनी अपनी फील्ड्स में महारत हासिल कर ली। जैसे कि मैंने आपको कालिदास के बारे में बताया था, सुश्रुत संहिता लिखी गई थी,
चरक संहिता लिखी गई थी, आर्यभट्ट के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये बहुत ही नोटेबल अचीवमेंट्स हुई अलग-अलग फील्ड्स में। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, मैप में देख लेते हैं गुप्ता एम्पायर। ये देखिए ब्राउन में आपको जो ये सारा एरिया नजर आ रहा है, इतना विशाल था गुप्ता एम्पायर। ये यहाँ से इंडस रिवर से बंगाल तक फैला हुआ था और ऊपर हिमालयन फुटहिल से नर्मदा रिवर तक नीचे फैला हुआ था। तो इतना विशाल था गुप्ता एम्पायर। और गुप्ता एम्पायर के जो मेजर नेबरिंग किंगडम्स थे वो देखिए, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर आसाम की तरफ था ये कामरूप किंगडम, जो गुप्ता एम्पायर का ट्रिब्यूटरी किंगडम था, यानी कि वो गुप्ता एम्पायर को ट्रिब्यूट पे करता था। फिर नीचे डेक्कन प्लेटू की तरफ था ये वाकाटक किंगडम। फ्रेंड्स, बहुत ही पावरफुल किंगडम था और ये मित्र था गुप्ता एम्पायर का। ये कैसे बने मित्र, ये अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब नीचे साउथ में देखिए, ये था पल्लव किंगडम। ये भी बहुत ही पावरफुल किंगडम था और इसके एक राजा को समुद्रगुप्त ने हराया भी था, बट उन्होंने उनको छोड़ दिया था। तो ये इंडिपेंडेंटली ये रूल करता रहा पल्लव किंगडम। तो ये बेसिकली ये तीन मेजर नेबरिंग किंगडम थे गुप्ता एम्पायर के। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं गुप्ता एम्पायर के मेजर रूलर्स की। हम शुरुआत करेंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट से। देखिए, वैसे तो गुप्ता एम्पायर की जिन्होंने नींव रखी, जो फाउंडर थे, वो थे श्रीगुप्त। बट चंद्रगुप्त फर्स्ट इज जनरली कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। क्यों? बिकॉज he expanded Gupta Empire through strategic alliance, laying एक strong foundation। क्योंकि चंद्रगुप्त फर्स्ट के अंडर ही गुप्ता एम्पायर एक्सपैंड होना स्टार्ट हुआ था। उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिक अलायंसेस करे, जिसकी वजह से गुप्ता एम्पायर एक्सपैंड हुआ। एंड दस ही लेड एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, और उन्होंने ही गुप्ता एम्पायर की स्ट्रॉन्ग नींव रखी, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी। किसके लिए? आने वाले रूलर्स के लिए, आने वाले किंग्स के लिए। बेसिकली इन्होंने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी फॉर गोल्डन एज ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त फर्स्ट की वजह से ही गुप्तास, जो पहले सिर्फ रीजनल रूलर्स थे, वो बने इंपीरियल पावर। और चंद्रगुप्त फर्स्ट के लिए टाइटल यूज करा जाता था महाराज अधिराज, जिसका मतलब था किंग ऑफ ग्रेट किंग्स, यानी कि जो महान राजा थे उनके ऊपर भी ये किंग थे। महाराज अधिराज चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऐसे इनको बुलाया जाता था। और ऐसे ही नहीं इनको बुलाया जाता था फ्रेंड्स, ही वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू गोल्ड कॉइन्स, विच इज द साइन ऑफ इंपीरियल पावर एंड प्रोस्पेरिटी। देखिए, चंद्रगुप्त फर्स्ट ही पहले गुप्ता रूलर थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्के इशू करे, जिससे पता चलता है, जो साइन है, जो सिंबल है उनकी इंपीरियल पावर यानी शाही शक्ति का, और उनके किंगडम में प्रोस्पेरिटी का। तो ये देखिए, ये नीचे पिक्चर है उस सोने के सिक्के की जो इशू करे थे इन्होंने। तो इस तरफ, एक तरफ ये चंद्रगुप्त फर्स्ट अपनी वाइफ के साथ हैं, कुमार देवी के साथ, और दूसरी तरफ इस सिक्के का दूसरा पहलू था जिस पर ये गॉडेस लक्ष्मी दिखाई गई हैं। तो ऐसे सोने के सिक्के इशू करवाए थे चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट गुप्ता रूलर की, जो थे समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे थे एंड ही इज कंसीडर्ड एज द वॉरियर किंग। वो एक बहुत बड़े योद्धा थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी। समुद्रगुप्त क्रिएटेड अ वास्ट एम्पायर बाय डिफीटिंग मेनी किंग्स एंड टेकिंग ओवर देयर किंगडम्स। फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त ने बहुत सारे किंगडम्स को, बहुत सारे किंग्स को हराया था और उनके किंगडम्स को अपने अंडर ले लिया था। और इसी वजह से इनके टाइम पर जो गुप्ता एम्पायर था वो बहुत विशाल हुआ, क्योंकि इन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी और बहुत से राजाओं को तो हरा कर दोबारा ये स्थापित कर देते थे उन्हीं के किंगडम्स में, और उनके किंगडम्स को अपना ट्रिब्यूटरी किंगडम बना लेते थे। और कई किंगडम्स तो इनकी सुप्रीम पावर से पहले ही घबरा जाते थे और वो सरेंडर कर देते थे। तो इतने महान, इतने शक्तिशाली थे समुद्रगुप्त। He also supported art, literature and trade, making his kingdom rich and successful. तो समुद्रगुप्त ने अपने किंगडम को एक्सपैंड करने के साथ साथ इन सब फील्ड्स पर भी बहुत ध्यान दिया, आर्ट पर, लिटरेचर पर और ट्रेड पर, जिसकी वजह से उनका जो किंगडम था वो बहुत ज्यादा प्रॉस्पर होता चला गया, रिच और सक्सेसफुल होता चला गया। एंड ही वॉज हिमसेल्फ अ टैलेंटेड पोएट एंड म्यूजिशियन।
और वो खुद भी फ्रेंड्स एक बहुत ही टैलेंटेड पोएट और म्यूजिशियन थे, जिसकी वजह से उन्हें कविराज भी कहा जाता था। और यही चीज उनके गोल्ड कॉइन्स में भी दिखाई देती है, क्योंकि जो गोल्ड कॉइन्स थे उन पर समुद्रगुप्त जो वीणा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाते हुए दिखाई देते हैं। देखिए कुछ इस तरह से उनकी जो फोटो है वो छपी थी वहां उस टाइम के गोल्ड कॉइन्स पर। अब थर्ड मेजर रूलर थे चंद्रगुप्त सेकेंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड जो समुद्रगुप्त के बेटे थे, उन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। अब देखिए जो गुप्ता एम्पायर था वो समुद्रगुप्त के राज में बहुत फैला, बहुत विशाल हुआ। पर जो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर ये जो गुप्ता एम्पायर था वो अपनी चरम सीमा तक पहुंचा। इन्होंने ही गुप्ता एम्पायर को इतना विशाल और इतना स्ट्रांग बनाया। और उन्होंने वही सारे तरीके अपनाए, मिलिट्री कैंपेन्स यूज करे, उन्होंने पॉलिटिकल अलायंसेस करे और गुप्ता एम्पायर को अपनी चरम सीमा तक पहुंचाया। Chandragupta II rule over Gupta Empire is considered as the golden age of India. और चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम को ही फ्रेंड्स गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहते हैं। और जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, गोल्डन एज ऑफ इंडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि लगभग सभी फील्ड्स में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट्स हुई। जैसे कि फ्लरिशिंग ऑफ संस्कृत लिटरेचर खूब फला फूला। और उसी दौरान कालिदास थे जो इनके चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में से एक थे। साइंस में भी बहुत तरक्की हुई, मैथमेटिक्स में आर्यभट्ट थे जिन्होंने मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा तरक्की करवाई। इसी तरह से एस्ट्रोनॉमी में वराहमिहिर जो थे उन्होंने भी अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया एस्ट्रोनॉमी में। तो लगभग सभी फील्ड्स में फ्रेंड्स बहुत ज्यादा एडवांसमेंट्स हुई थी चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर। और अगर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात करें फ्रेंड्स, तो इनके टाइम पर बहुत स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन था, इन्होंने बहुत इफेक्टिव लॉज इंप्लीमेंट करे थे जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आई, प्रॉस्पेरिटी आई। और जब स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी होगी तो ट्रेड बहुत ज्यादा फ्लरिश करा, जिसकी वजह से जो इनका किंगडम था वो बहुत वेल्दी बना। Chandragupta II expanded Gupta Empire to its greatest extent through military power and marriage alliance. और फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर ही गुप्ता एम्पायर जो था वो अपनी चरम सीमा तक पहुंचा। हमने मैप में देखा था कि गुप्ता एम्पायर कितना विशाल हो गया था, कहां से कहां तक फैला हुआ था, इंडस रिवर से लेकर बंगाल तक। वेस्ट में इंडस रिवर से लेकर ईस्ट में बंगाल तक जो गुप्ता एम्पायर फैला वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर ही इतना विशाल हुआ। और उन्होंने ये अपनी मिलिट्री पावर यूज करके और मैरिज अलायंसेस यूज करके किया। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैरिज अलायंस का है, वाकाटक किंगडम वॉज ब्रॉट अंडर गुप्ता इन्फ्लुएंस थ्रू डिप्लोमेसी। तो फ्रेंड्स हमने मैप में जो डेक्कन प्लेटू में जो वाकाटक किंगडम था, जो बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल किंगडम था, वो देखा था। और मैंने आपको बताया था कि वो मित्र थे, ये किंगडम मित्र था ये गुप्ता एम्पायर का। तो अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो कैसे बने थे मित्र। He married his daughter Prabhavati Gupta to Vakatak king Rudrasen II. तो चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता की शादी करवा दी थी वाकाटक के राजा रुद्रसेन सेकंड से। अब हुआ क्या कि रुद्रसेन सेकंड की मृत्यु हो गई एंड प्रभावती गुप्ता रूल्ड एज रेजेंट फॉर हर माइनर सन्स। बहुत ही जल्दी रुद्रसेन सेकंड की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से जो प्रभावती गुप्ता जो चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी उन्होंने रूल करा वाकाटक किंगडम में फॉर एज रेजेंट फॉर हर माइनर सन्स। यानी कि जब तक जो उनके बेटे थे जो माइनर हैं वो राजा बनने लायक, बड़े होके राजा बनने लायक ना हो जाए, जब तक 20 साल तक प्रभावती गुप्ता ने वाकाटक किंगडम पर रूल करा। देखिए ये पिक्चर भी आपको दिखाई जा रही है, ये हैं प्रभावती गुप्ता और ये हैं उनके माइनर सन और ये गद्दी पर बैठी हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्या हो गया था फ्रेंड्स, 20 साल तक जो ये वाकाटक किंगडम था वो इनडायरेक्टली चंद्रगुप्त सेकंड के अंडर ही रहा। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, गुप्ता आर्ट। Gupta era was golden age for Indian arts.
देखिए फ्रेंड्स, जो गुप्ता एरा था वो इंडियन आर्ट के लिए भी गोल्डन एज था, क्योंकि उस टाइम पर इंडियन आर्ट में भी ने भी बहुत ज्यादा तरक्की करी। और इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है अजंता केव्स। अजंता केव्स आर द प्राइम एग्जाम्पल विच आर नोन फॉर वाइब्रेंट फ्रेस्कोस एंड इंट्रिकेट स्कल्पचर्स। फ्रेंड्स, अगर आप अजंता की गुफाओं में जाएंगे तो वहां पर कुछ गुफाओं पर आपको दीवारों पे बहुत ही बढ़िया आपको वॉल पेंटिंग्स मिलेंगी, बहुत बहुत ही सुंदर चित्रकलाएं मिलेंगी, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। और ये आधारित थी बुद्धा के जीवन पर, और जो उस टाइम पर जो जातक कथाएं प्रचलित थी उन पर। उसके साथ साथ बहुत ही महीन स्कल्पचर्स दिखाई देंगे, बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां दिखाई देती हैं जिन पर महीन काम हुआ हुआ है। तो ये सारी चीजें हुई थी गुप्तास के टाइम पर ही। सो गुप्ता एरा was golden age for Indian arts as well. Rock-cut caves and detailed carvings of deities at Udaygiri are another example of Gupta art. और फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में उदयगिरी में जो रॉक कट केव्स हैं और वहां पर जो डेटीज की जो डिटेल्ड कार्विंग्स हैं वो भी गुप्ता एरा में ही हुई थी। देखिए, जहाँ यहाँ पर एक आपको पिक्चर दिखाई गई है, ये विष्णु जी के वराह अवतार हैं। तो देखिए कितनी सुंदर मूर्ति और कितनी महीन काम इस पर हुआ था। तो ये ऐसे ऐसे नक्काशियों वाले काम और सुंदर सुंदर चित्रकलाएं और मूर्ति कलाओं का काम हुआ था गुप्ता एरा में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिक्लाइन ऑफ गुप्तास। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन की। बाय 6th century CE, गुप्ता एम्पायर वीकेंड ड्यू टू वेरियस रीजंस। अब फ्रेंड्स, 6th century CE तक आते आते जो गुप्ता एम्पायर था वो कमजोर पड़ना शुरू हो गया था, उसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। क्या रीजंस रहे, आइए समझते हैं। First is intense invasions of Hun tribe from Central Asia which drained resources. तो सेंट्रल एशिया के हुन ट्राइब ने बार बार गुप्ता एम्पायर पर अटैक करा, जिसकी वजह से गुप्ता एम्पायर के बहुत सारे रिसोर्सेज उन वॉर्स पर खर्च होने स्टार्ट हो गए। तो एक ये पॉइंट था उनके वीकन होने का। अनदर रीजन वाज वीक सक्सेसर्स। Incompetent rulers after Skandgupta failed to maintain the control. अब लड़ाइयां तो लड़ी ही जा रही थी हुन ट्राइब के साथ, उसके साथ साथ क्या हो रहा था, जो सक्सेसर्स आ रहे थे गुप्ता एम्पायर में वो इनकॉम्पिटेंट थे, वो भी बहुत वीक थे। स्कंद गुप्ता के बाद तो स्पेशली जो रूलर्स आए फ्रेंड्स, वो बहुत ज्यादा इनकॉम्पिटेंट थे, जिनकी वजह से जो कंट्रोल था वो गुप्ता एम्पायर पर उनका नहीं रहा। Another reason was rise of powerful regional rulers led to internal conflicts. और साथ साथ क्या हो रहा था, जो रीजनल रूलर्स थे वो बहुत पावरफुल होते जा रहे थे, और उनकी वजह से आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स था एम्पायर में, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये तीन मेन रीजंस रहे गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के। और ये सिर्फ गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन नहीं था, ये डिक्लाइन एक बहुत ही मेजर टर्निंग पॉइंट हुआ इंडियन हिस्ट्री के लिए, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए फ्रेंड्स, हम ये देखते हैं कि जब गुप्ता एम्पायर में ये सब डिक्लाइन ऐसे हो रहा था तो साउथ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या हो रहा था। फर्स्ट लेट्स लर्न अबाउट साउथ। While Guptas ruled in north, Pallavas grew powerful in south, ruling parts of Tamil Nadu, Karnataka, Telangana and Andhra Pradesh. तो जैसे कि नॉर्थ में गुप्ता किंगडम था जो बहुत पावरफुल था, उसी तरह फ्रेंड्स साउथ में पल्लव किंगडम बहुत पावरफुल था। वो रूल कर रहे थे तमिलनाडु के पार्ट्स पर, कर्नाटका में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में। पल्लव किंगडम भी बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल किंगडम था। Pallavas were great patrons of art and architecture. They followed Shiv and built magnificent temples and rock-cut caves. और जो पल्लव्स थे वो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर को बहुत सपोर्ट करते थे, और वो फॉलोअर्स थे लॉर्ड शिवा के। और उन्होंने उनके लिए बहुत बड़े बड़े मैग्निफिसेंट यानी कि बहुत बड़े बड़े और सुंदर टेम्पल्स बनवाए और रॉक कट केव्स भी बनवाई। तो इससे पता चलता है कि वो भी आर्ट और आर्किटेक्चर को बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत महत्व देते थे। Their capital, Kanchipuram, which is the city of thousand temples, was major learning center in south. और पल्लव किंगडम की कैपिटल थी
कांचीपुरम, जिसको सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स कहते हैं। देखिए मैप में ये यहाँ पर है, ये कांचीपुरम। क्यों इसको सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारे टेम्पल्स पल्लव किंग्स ने बनवाए थे। और यही कांचीपुरम जो कैपिटल है, इस यहाँ पर फ्रेंड्स ये मेजर लर्निंग सेंटर है था साउथ का, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स उन्होंने बनवाए थे फॉर एजुकेशन, फॉर एज लर्निंग सेंटर। अब देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा था। इन नॉर्थ ईस्ट, कामरूप किंगडम रूल्ड बाय वर्मन डायनेस्टी कवर्ड असम, पार्ट्स ऑफ बंगाल एंड बांग्लादेश। तो मैप में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में ये जो यहाँ पे था, ये कामरूप किंगडम जो कवर कर रहा था, ये किन किन जगहों पे था, आसाम में, बंगाल के कुछ पार्ट्स पर और बांग्लादेश पर, और इस पर राज्य था वर्मन डायनेस्टी का। Samudragupta defeated Pallav and Kamrup rulers but let them rule as tributaries maintaining peace. Yes, friends, this is very important कि समुद्रगुप्त ने दोनों ही किंगडम्स को, पल्लव किंगडम को भी और कामरूप किंगडम के राजाओं को हराया था, बट उन्होंने इन किंगडम्स को अपने अंडर लेने की बजाय इनको ट्रिब्यूटरी किंगडम्स बना दिया था बिकॉज ही वांटेड टू मेंटेन पीस. So instead of annexing these kingdoms, he let them rule and he called them as their tributary kingdoms. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर द गुप्ता एरा एन एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी ऑफ क्लास 7 सोशल साइंस एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। और मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल लर्निंग नोटबुक को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।